चलिए अब ये नेक्स्ट वाली जो रिएक्शंस हैं क्लोरोफॉर्म की 7 रिएक्शंस तक हमने पढ़ लिया था ना। लास्ट रिएक्शन जो हमने उसमें देखी थी वो कौन सी थी? तो इट वाज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन। ठीक, अब अगली रिएक्शन जो है इसमें कौन सी रहेगी? दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जो होता है इसमें हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? दैट इज विद एक्वस क्यूएच। ठीक है, तो सिंपली कौन सी चीज होगी? हम बोलेंगे यहाँ से तीनों सीएल हटकर क्या लग जाते हैं? एक ही कार्बन पर 3 OH लग जाएंगे बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब क्या होता है? एक कार्बन पर 2 OH ही अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ तो कितने आ गए? 3 OH। तो क्या हो जाएगा? ये भी अनस्टेबल रहेंगे, लॉस ऑफ वाटर से बनेगा क्या? यहाँ फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है ना, वाटर लॉस से कौन सी चीज होगी? तो हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब प्रोडक्ट एसिड है, मीडियम जो हमने लिया था रिएक्शन के लिए वो अल्कलाइन था, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कर लेगा? सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्या बन जाएगा? यदि क्यूएच लिया है तो इट इज पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। समझ आई बात ये है ना। पोटेशियम फॉर्मेट के अलावा यहाँ एक और जो प्रोडक्ट रहेगा वो कौन सा होता है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या बोला था? क्लोरोफॉर्म में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया था तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से तीनों सीएल हट के 3 OH लगे, लॉस ऑफ वाटर से फॉर्मिक एसिड बना जिसने क्यूएच के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम फॉर्मेट बनाया। इसके अलावा एक और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है? ठीक है, ये यदि हम देखें तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म और अल्कली की रिएक्शन में क्या भी होता है? इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है इसका डाइक्लोरोकार्बीन का। डाइक्लोरोकार्बीन में कार्बन में क्या प्रेजेंट? दैट इज अ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में OH नेगेटिव जो मीडियम में है वो अपना अटैक कर देगा। क्या हो जाएगा? इसमें O नेगेटिव न्यूट्रल हो जाता है और कार्बन न्यूट्रल था तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए किसको हटाता है? यहाँ से Cl इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। अब जब यहाँ से Cl नेगेटिव हटेगा तो ये कार्बन न्यूट्रल होकर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज इनटू कार्बीन। ठीक है, ये कार्बन फिर से कार्बीन में कन्वर्ट हुआ तो एडजेसेंट ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा? कार्बीन में जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसके साथ शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। O पे आ जाएगा पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव अपने ऊपर से Cl नेगेटिव हटाएगा और O पॉजिटिव अपने ऊपर से H पॉजिटिव हटाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा? दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया? इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। समझाई बात ये? तो सिंपली कौन सी चीज है? तो हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है दैट विल बी वाया डाइक्लोरोकार्बीन, उस पर OH नेगेटिव का अटैक और उसके बाद सिंपल। इस टाइप की चीजें अपन कई बार देख चुके हैं। तो फाइनली आते आते क्या बन जाएगा? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है ना। तो क्लोरोफॉर्म के अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पर फॉर्मेशन हुआ किसका? तो नो पोटेशियम फॉर्मेट इन कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है ये क्या रहेगी? दिस इज आइसोटोपिक एक्सचेंज, है ना। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन D2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, मतलब क्या है यहाँ पे? OH नेगेटिव इज टेकन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कौन सी चीज है? तो लेट अस क्लोरोफॉर्म पर D2O का रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ, तो क्या होता है? OH नेगेटिव जो है यहाँ पे वो H को खींच लेता है ना। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, क्या बनेगा उससे? CCl3 नेगेटिव। एंड CCl3 नेगेटिव की D2O से रिएक्शन होती है तो वो D पॉजिटिव को खींचकर क्या बनवा देता है? CdCl3 बनवा देता है। आगे समझ में है ना। तो क्लोरोफॉर्म का D2O के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है कि इसका दैट इज ऑफ CdCl3। क्लियर? तो H की जगह पर D लग गया इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज आइसोटोपिक एक्सचेंज। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन इन नेक्स्ट वाले रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म जो होता है यदि उसको एयर और लाइट का एक्सपोजर मिल जाए, है ना, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज इनटू फॉस्जीन। ठीक है, क्या बोला हमने? क्लोरोफॉर्म इसको यदि लाइट का और एयर का एक्सपोजर मिल जाता है तो लाइट और एयर एक्सपोजर पर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? दैट इज फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है।
साथ में क्या बन जाता है, दैट इज HCl। ठीक है ना, साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, तो बोलेंगे साथ में HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब कौन सी चीज हम बोलते हैं कि जो फॉस्जीन बनी है यहाँ पर, ये क्या होती है, डेडली पॉइजनस होती है नेचर में, है ना। और इसी वजह से क्या होता है, तो बोलेंगे फॉस्जीन के डेडली पॉइजनस होने की ही वजह से क्या होता है, तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म का यूज एज एन एनेस्थेटिक, इस पर बैन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, क्लोरोफॉर्म जो है इसमें यदि हम क्या करेंगे, फॉस्जीन नहीं बनने देना चाहते, है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म को डार्क कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म जो होगा इसको डार्क कंटेनर्स में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म डार्क कंटेनर्स में स्टोर करने से क्या फायदा होगा, तो हम बोलेंगे लाइट सप्लाई कट ऑफ हो जाने की वजह से फॉस्जीन का फॉर्मेशन क्या था, दैट वाज लाइट कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो वो रिएक्शन अब कैसी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन अब स्लो हो जाएगी। समझ आई ना बात ये, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको किसमें, डार्क कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। क्लियर है अच्छे से, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कंटेनर्स। ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ना, वो हम कौन सी बोलेंगे इसमें, कि क्लोरोफॉर्म जो है उसको एयर से उसका कांटेक्ट ना हो, तो कोशिश करके उसके कंटेनर को अप टू ब्रिम, है ना, मतलब एकदम ऊपर तक भरा जाएगा, जिससे क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे एयर से उसका कांटेक्ट ना हो, है ना, बट दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ओनली, है ना। जैसे जैसे क्लोरोफॉर्म को हम यूज करेंगे तो कंटेनर क्या होगा, धीरे धीरे खाली होता जाएगा। अब वो खाली होगा तो उसकी जो अपर सरफेस होगी दैट विल बी कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर। ठीक है, तो अब उसको कैसे बचाया जाए, तो हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे जैसे जैसे क्लोरोफॉर्म की बॉटल खाली होती जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके अपर सरफेस पर वाटर की लेयर स्प्रेड कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल भी होता है ना। क्लोरोफॉर्म को सरफेस ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या बोलते हैं हम, तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म का कंटेनर जब खाली होगा, ठीक है, तो हम उसके ऊपर वाटर की एक लेयर को स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, वाटर लेयर क्या काम करेगी, तो हम बोलेंगे कि क्लोरो वाटर जो होता है वो क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल नहीं होता है और वो क्लोरोफॉर्म से हल्का भी होता है, तो वो जब अपर लेयर बना लेता है तो एयर और वाटर के कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में नहीं, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि वो वाटर के भी नीचे था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म का सरफेस ऑक्सीडेशन जो होता है उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। समझ आती बात ये, है ना, इस तरीके से क्लोरोफॉर्म का सरफेस ऑक्सीडेशन जो होगा वो प्रिवेंट हो जाता है। क्लियर है ना। अब क्या बोला था हमने, हमने बोला था कि जो वाटर की लेयर होती है इसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल भी डाला जाता है। ठीक है ना, क्या बोले हमने यहाँ पर, कि जो वाटर लेयर होती है इसके साथ थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल भी डालते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल की क्या रोल माने जाते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल का एक जो रोल होता है वो तो ये होता है कि ये फॉस्जीन फॉर्मेशन के लिए निगेटिव कैटलिस्ट जैसा काम करता है। ठीक है ना, इट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर फॉस्जीन फॉर्मेशन। आया क्या समझ में, है ना। इथेनॉल जो वाटर लेयर में मिलाया गया, इसका एक जो रोल होता है वो होता है कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट होता है फॉस्जीन फॉर्मेशन के लिए। आई बात समझ में, है, इट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर फॉस्जीन फॉर्मेशन, पहली बात। दूसरी बात जो होती है ना वो कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे दूसरी बात ये होती है कि फॉस्जीन यदि बन भी गई बाय चांस सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद, तो इथाइल अल्कोहल फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनवा देता है, दिस कंपाउंड डाई इथाइल कार्बोनेट। ठीक है, और ये जो डाई इथाइल कार्बोनेट होता है ये क्या रहेगा, नॉन पॉइजनस होता है नेचर में, है ना। डाइथाइल कार्बोनेट इज व्हाट, सो वी से इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। आइए के बात समझ में, है ना। तो इथाइल अल्कोहल के दो रोल होते हैं, फॉस्जीन फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट, और दूसरा क्या बोला हमने कि फॉस्जीन बनी तो उसके साथ रिएक्शन करके डाइथाइल कार्बोनेट बनवाना जो नॉन पॉइजनस होता है। क्लियर है अच्छे से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज जो हम बोलते हैं वो कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे यदि हमको क्लोरोफॉर्म का प्यूरिटी टेस्टिंग करना है कि वेदर क्लोरोफॉर्म इट कंटेन्स फॉस्जीन और नॉट। ठीक है, तो प्यूरिटी टेस्टिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म में मिलाया जाता है AgNO3 को। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के सैंपल में AgNO3 को मिलाने पर यदि कौन सी वाली चीज हो जाती है,
तो हम बोलेंगे वहां पर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा हो, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म के सैंपल में AgNO3 को मिलाने पर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म के सैंपल में फॉस्जीन प्रेजेंट है, ठीक है। और यदि क्लोरोफॉर्म सैंपल में AgNO3 मिलाने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म सैंपल में AgNO3 मिलाने पर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता, ठीक है, तो तब उस केस में कौन सी वाली चीज होती है, तो बोलेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट का न बनना, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कि क्लोरोफॉर्म के सैंपल में फॉस्जीन नहीं है ना। क्या बोलेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते समय ये HCl जो होता है इसमें से Cl आता है, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म था या फॉस्जीन थी ये AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन HCl कर सकता है, और HCl क्लोरोफॉर्म में होता तो नहीं आएगा, तो कहाँ से आएगा, तो हम बोलेंगे फॉस्जीन जो बनी इसमें फॉस्जीन के बनते समय साइड प्रोडक्ट जो होता है वो HCl होता है। आया क्या समझ में, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म सैंपल में AgNO3 मिलाने पर AgCl के प्रेसिपिटेट का आना जिसमें Cl नेगेटिव HCl से आ रहा था, ये इंडिकेट करता है कि क्लोरोफॉर्म के सैंपल में फॉस्जीन बन गई है। क्लियर है अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये इसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या यही क्या कहलाता है, दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहलाता है, ठीक है ना। इट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या हॉफमैन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट इसको हम बोलते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे 1 डिग्री अमीन को पहचानने के लिए 1 डिग्री अमीन का फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट होता है ना। तो 1 डिग्री अमीन को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, तो बोलेंगे 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली के साथ करवाई जाती है ना। 1 डिग्री अमीन भले वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन भले वो एलिफेटिक थी चाहे एरोमेटिक, उसकी रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली से करवाई गई, ठीक है, तो ये जो 1 डिग्री अमीन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू आइसोसाइनाइड। आएगा समझ में। 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली के साथ करवाया गया तो इससे बन जाता है क्या, जैसे आइसोसाइनाइड साथ में KCl एंड वाटर। ये जो आइसोसाइनाइड होता है ये काफी ज्यादा खराब स्मेल वाला कंपाउंड होता है, क्या बोलेंगे, इट इज ऑब्नॉक्शियस स्मेल या नॉशिएटिंग ऑर्डर, ठीक है, इट इज वेरी रिपल्सिव अनप्लीजेंट ऑर्डर, ठीक है। तो इसकी स्मेल के बेसिस पर 1 डिग्री अमीन को पहचाना जाता है। समझ आ रही बात ये, है ना। क्या बोलेंगे हम, इसकी स्मेल के बेसिस पर 1 डिग्री अमीन की पहचान की जाती है। क्लियर है अच्छे से, है ना। तो कौन सी चीजें आइसोसाइनाइड बनता कैसे, यदि ये हम देखें तो इसका मैकेनिज्म CCl2 से कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी, बस एग्जैक्टली वैसे ही होता है ना। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली से क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। इस डाइक्लोरोकार्बीन की रिएक्शन 1 डिग्री अमीन से होगी, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लेता है ना। 1 डिग्री अमीन क्या करेगी, तो हम बोलेंगे CCl2 के साथ इसकी रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है, ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव। अब कार्बन नेगेटिव अपने ऊपर से क्या हटाएगा, Cl नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव अपने ऊपर से हटाता है HCl, तो यहाँ से HCl हटा, कार्बन फिर से कार्बन में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रोजन को फिर से उसका लोन पेयर मिल गया, ठीक है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर फिर से कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो कार्बन नाइट्रोजन में बन गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर फिर से पॉजिटिव, कार्बन पर फिर से नेगेटिव, ये H पॉजिटिव हटाएगा Cl नेगेटिव, तो HCl के हटने से क्या बन जाता है, दैट इज आइसोसाइनाइड, है ना। तो इट इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस वन, है ना। तो कौन सी चीज है, तो हमने बोला इट इज 1 डिग्री अमीन की क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली के साथ रिएक्शन करवाने पर एक काफी खराब स्मेल वाला कंपाउंड बना, जो कौन सा था, दैट इज आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड के बनने की वजह से यहाँ पे काफी खराब स्मेल आई, जिसके बेसिस पर हमने 1 डिग्री अमीन को पहचाना। आ गया समझ में अच्छे से ही, है ना। अब इसके बाद से नेक्स्ट वाले रिएक्शन जो है लास्ट क्लोरोफॉर्म के लिए, दिस इज व्हाट दैट रिडक्शन, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को जिंक और एक्वस HCl से जब हम रिड्यूस करवाते हैं तो बनता है CH2Cl2, जिंक और अल्कोहलिक HCl से जब रिड्यूस करवाते हैं तो बनता है CH3Cl, और जिंक और स्टीम से जब रिड्यूस करवाते हैं तो क्या बनता है, दैट इज मीथेन, ठीक है ना।
तो कौन सी चीजें यहाँ पे, रिडक्शन, इधर से इधर तक जाने पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक ही हाइड्रोजन जोड़ा था, यहाँ 2 और यहाँ 3 जुड़ गए, है ना। तो इसकी वजह क्या होती है, तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म एक्वस, है ना। पहला क्या था, जिंक एंड एक्वस HCl। तो क्लोरोफॉर्म वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो इसलिए जिंक HCl के रिएक्शन से जो नेसेंट हाइड्रोजन निकल रही थी उसकी अवेलेबिलिटी कम थी क्लोरोफॉर्म के लिए। सेकेंड रिएक्शन थी जिंक विद अल्कोहलिक HCl, क्लोरोफॉर्म अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि क्लोरोफॉर्म इस बार सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया था, ठीक है। थर्ड वाले केस में सॉल्वेंट लिया ही नहीं, क्या किया हमने, जिंक एंड स्टीम इनकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो जिंक और स्टीम इनके रिएक्शन से क्या बन जाता है, दैट इज मीथेन बन जाता है ना। जिंक और स्टीम इनके रिएक्शन से क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे इनके रिएक्शन से मीथेन बन जाता है। आगे समझ में अच्छे से ये, है ना। जिंक एंड स्टीम इनसे मीथेन बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन सीधे अवेलेबल और दूसरा स्टीम की वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा होना। क्लियर है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म की बची हुई रिएक्शंस हो गई सारी, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो डेरिवेटिव है ये कौन सा रहेगा, दैट इज CCl4, ठीक है। अगला जो डेरिवेटिव है हमारा ये CCl4, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको बनाने के लिए पहले रिएक्शन पता ही अपने को, मीथेन का क्लोरीनेशन, मिक्सचर में मिलेगा CCl4, है ना, बट मिल जाता है, तो दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। फिर इसके बाद दूसरी रिएक्शन जो है कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। या कोई दूसरा लेविस एसिड भी यहाँ लिया जा सकता है, लाइक SbCl5, है ना। तो कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीन से रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस SbCl5 की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, CCl4 प्लस H2Cl2, है ना। बनेगा यहाँ CCl4 प्लस H2Cl2, दैट इज सल्फर मोनोक्लोराइड, है ना। अब जो साइड प्रोडक्ट है ये कार्बन डाइसल्फाइड से फर्दर रिएक्शन करके क्या बनवा देता है, मोर ऑफ CCl4। आएगा समझ में, है ना। क्या बोलेंगे हम, कार्बन डाइसल्फाइड और H2Cl2 की और रिएक्शन हो जाती है जिससे क्या बन जाता है, और CCl4 बन जाता है, साथ में इट इज सल्फर। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाला रिएक्शन जो होता है ये कौन सा होता है, इट इज क्लोरिनोलिसिस ऑफ प्रोपेन, है ना। प्रोपेन का क्लोरिनोलिसिस, तो इसमें C3H8, इसकी हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, हीटिंग करवाते हैं ना, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फिशन भी हो जाता है, इससे फॉर्मेशन हो जाता है CCl4 प्लस C2Cl6 प्लस HCl, है ना। फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये, है ना। C3H8 की क्लोरीन से रिएक्शन बाय हीटिंग, तो बनेगा CCl4 प्लस C2Cl6 प्लस HCl, है ना। C2Cl6 जो होता है इसको आर्टिफिशियल कैंसर बोलते हैं, that is through an analogy which actually is not correct. That is wrongly called C2Cl6, but it is wrongly called artificial camphor, ठीक है। बट कभी आर्टिफिशियल कैंसर बोलें और उसमें ऑप्शन C2Cl6 पूछे तो हाँ कर देना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, CCl4 को बनाने के तरीके थे, ठीक, समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर क्या रहेगा, हम बोलेंगे CCl4 को बना वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो CCl4 जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज जीरो डायपोल मोमेंट, है ना, तो 100% नॉन पोलर होता है, समझ आती बात ये। और इस वजह से क्या रहेगा ये, हम बोलेंगे ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए क्लोरोफॉर्म से भी ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट होता है ना। CCl4 खुद नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर काफी अच्छे से डिसॉल्व कर सकेगा। क्लियर हुई पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉलीक्लोराइड है ये, तो क्या रहेगा, इट इज हेवियर देन वाटर एंड इज वाटर इनसोल्यूबल, है ना। क्या रहेगा ये, हम बोलेंगे पॉलीक्लोराइड होने की वजह से ये वाटर से हेवी होता है और वाटर में इनसोल्यूबल भी होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि CCl4 जो होता है इट इज हाईली स्टेबल टूवर्ड्स हीट, है ना, हीटिंग के लिए काफी ज्यादा स्टेबल होता है, और साथ ही क्या भी रहेगा, तो हम बोलेंगे नॉन इन्फ्लेमेबल भी होता है ना। इट इज हाईली स्टेबल टूवर्ड्स हीट एंड इज नॉन इन्फ्लेमेबल, आता है क्या समझ में, इट इज हाईली स्टेबल टूवर्ड्स हीट एंड इज नॉन इन्फ्लेमेबल,
ठीक है। और ऐसा यदि है तो इस वजह से क्या बोलेंगे, इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी वजह से इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जा सकता है। आया क्या समझ में, है ना। क्या बोला अपन ने, CCl4 की इन प्रॉपर्टीज की वजह से, है ना, इट कैन बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है ना। और CCl4 जो होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज होता है उसको कमर्शियली पायरीन भी बोला जाता है ना। CCl4 यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर दैट इज कमर्शियली कॉल्ड पायरीन, है ना। अच्छा, एक चीज और इसमें क्लोरोफॉर्म के लिए याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म से दिखने वाली सारे रिएक्शन ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म भी वैसी की वैसी ही दे देते हैं ना। तो क्वेश्चन में भी पूछा है कि फिनॉल के ऊपर CHBr3+KOH, तो सोचने में नहीं पड़ना है कि ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी रिमर्टिमन रिएक्शन ओनली, है ना। वो एक चीज रहेगी थी बतानी की, तो ध्यान में रखना है ना। अब इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो CCl4 की केमिकल प्रॉपर्टीज में फ्रेडल क्राफ्ट पढ़ा हुआ है अपना कि बेंजीन पर CCl4 इन एनहाइड्र से AlCl से डालेंगे तो 3 Cl हट के 3 pH लग जाते हैं ना, ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन, यहाँ तक हो जाएगा। फोर्थ वाला नहीं हटता स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। रिमर्टिमन रिएक्शन फिनॉल के ऊपर CCl4 वाली, तो क्या बन जाता है, सैलिसाइलिक एसिड विथ मैकेनिज्म डिटेल में पड़ा हुआ है अपना, है। इसके बाद फिर CCl4 का मॉइस्ट आयरन रिडक्शन क्लोरोफॉर्म बनता है, इसकी प्रिपरेशन में पड़ा हुआ है। CCl4 की वाटर से रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नहीं होती, लेकिन अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जाता है, फॉस्जीन प्लस HCl, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक में पड़ा हुआ है अपन ने, SN1 मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन ये, ठीक है। इस वाले रिएक्शन की वजह से क्लोरोफॉर्म का, इसका CCl4 का जो यूज होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, काफी सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि जहां भी आग लगी वहां इतना टेम्परेचर होता ही है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, या आग बुझाने के लिए सबसे पहला अटेम्प्ट पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं। वहां यदि अपन ने CCl4 डाल दिया तो क्या दिक्कत आएगी इससे, तो बोलेंगे CCl4 की और वाटर की रिएक्शन, है ना, आग लगेगी तो इतना टेम्परेचर था ही, फॉस्जीन बन जाती है वहां, और फॉस्जीन क्या होती है, डेडली पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। भारी होने की वजह से इसका डिफ्यूजन भी काफी स्लो होता है, तो बोलेंगे लोग आग से तो बच जाएंगे लेकिन फॉस्जीन से नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो इसका यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर काफी सोच समझ कर करना पड़ता है। एक तो वहां जहां वेंटिलेशन काफी अच्छा हो, समझ आ रही है बात, ये एक तो वहां करेंगे जहां पर वेंटिलेशन काफी ज्यादा अच्छा हो, या फिर अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी वजह से जो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फॉस्जीन को यूज किया जाता है, ठीक है ना। वजह इसकी क्या, तो हम बोलेंगे वजह इसकी ये कि अल्कली मेटल्स जो हैं उनसे लगी हुई आग वाटर से नहीं बुझा सकते ना, वाटर डालेंगे तो अल्कली मेटल की वाटर से रिएक्शन पर हाइड्रोजन बन जाती है विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल, तो उससे आग और बढ़ जाती है, ठीक है। और यदि अपन ने नॉर्मल वाले फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए वहां, जो क्या होते हैं, CO2 के एक्शन बेस्ड होते हैं, तो CO2 क्या करेगी, तो हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो CO2 में से ऑक्सीजन खींच लेंगे अपने जलने के लिए, तो CO2 भी इनसे लगी हुई आग को नहीं बुझा पाती, तो तब उस केस में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पायरीन इज अ सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो CCl4 एज अ फायर एक्सटिंग्विशर स्पेसिफिकली कहाँ यूज होता है, तो हम बोलेंगे जहां अल्कली मेटल्स की वजह से फायर एक्सीडेंट्स होते हैं वहां। क्लियर हो गया आपसे से, है ना। इसके बाद फिर CCl4 का यदि अपन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिंपल रिएक्शन है, चारों Cl हट के 4 OH लगे बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 वाटर निकल गए, बन गया CO2, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, OH के साथ रिएक्शन करके बना लेता है ना K2CO3, आया ना समझ में, ठीक है। तो कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि CCl4 का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाने पर अल्टीमेटली K2CO3 मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट रिएक्शन जो होती है इसकी वो कौन सी रहेगी कि CCl4 की H2F2 से अपन रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SbH5, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर CCl2F2 ना दैट इज फ्रेऑन बन जाता है, साथ में इट इज HCl, है ना। CCl2F2 बनेगा, साथ में इट इज HCl। फ्रेऑन का यूज सब पता ही अपने को, रेफ्रिजरेंट जैसा होता था, अब इसके ऊपर बैन लगा हुआ है ना। ये सारी क्या थी, दीज वर प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4, ठीक है। अब क्या है, लास्ट में हमको अल्काइल क्लोराइड से रिलेटेड कुछ 2-3 चीजें देखनी है, कुछ अपन पढ़ चुके हैं और ये 2-3 चीजें अलग से, कि अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड पर जब AgF या HgF2 के रिएक्शन करवाते हैं तो Cl या Br हटकर उसकी जगह पर क्या लग जाता है, दैट इज
फ्लोरीन लग जाता है ना। ये रिएक्शन भी क्या होती है, हैलाइड एक्सचेंज होती है और इसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहा जाता है ना। अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड भी चलेगा, उस पर AgF या HgF2 इनकी रिएक्शन करवाने पर क्या बन जाता है, RF बन जाता है। दिस इज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन एंड इज नोन एज व्हाट, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन बोलते हैं नेक्स्ट वाली, कि ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, है ना, इन ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स पर जब SF4 की रिएक्शन अपन करवाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स पर जब SF4 की रिएक्शन करवाई जाएगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स पर SF4 डालने से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे कार्बन की जितनी वैलेंसीज पर ऑक्सीजन था वो वैलेंसी एम्प्टी हो जाती है और उसकी जगह पर क्या लग जाता है, दैट इज फ्लोरीन, है ना। SF4 क्या काम करेगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, है ना, तो वो कार्बन की जितनी वैलेंसीज पर ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन के टाइम पर वो वैलेंसीज खाली हो जाती हैं और वहां पर क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन। तो जैसे अल्कोहल में एक OH होता है तो O हट कर एक F आ गया। अल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड हो, कार्बन की दो वैलेंसीज पर ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज CH2। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो C डबल बॉन्ड हो एंड OH, तो यहाँ पे दोनों, यहाँ मिला के कितने, तीन वैलेंसीज पर ऑक्सीजन था, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इट इज CH3। क्लियर है ना। तो ये चीज एक ध्यान में रखनी है अपने को बिना मैकेनिज्म से, कि ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स अपने ऑक्सीजन के थ्रू जितनी वैलेंसीज से कनेक्टेड हैं वो सारी वैलेंसीज खाली होकर उन पर क्या लग जाता है, दैट इज फ्लोरीन। तो यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन आ जाते हैं। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलते हैं वो कौन सी, तो हम बोलेंगे कि अल्केन का यदि हम फ्लोरिनेशन करवाते हैं तो पर फ्लोरो डेरिवेटिव मिलते हैं, पड़ा हुआ है। रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, एक्सप्लोजन कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन से डाइल्यूट करते हैं, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अल्काइल फ्लोराइड्स में हमेशा हॉफमैन से एलिमिनेशन होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एक एडिशनल चीज, पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड, पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स क्या होती हैं, पढ़ा हुआ है अपन ने, है ना। कार्बन की सारी वैलेंसीज पर से हाइड्रोजन को हटा के भी अपन फ्लोरीन लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, पर फ्लोरो डेरिवेटिव। तो जैसे CH4 ये क्या है, पर फ्लोरो मीथेन है ना। C2F6 क्या हो जाएगा, पर फ्लोरो इथेन, ठीक है। तो जो पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, इन पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स में कौन सी चीज अपन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स आर हाईली स्टेबल और ये केमिकल रिएक्शंस के लिए इनर्ट भी होते हैं, है ना। पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स आर हाईली स्टेबल एंड दीज आर व्हाट, इनर्ट टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस आल्सो। समझ आती बात ये, है ना। इनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। ये जो पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं ये भी ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। समझ आती बात ये, है ना। पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स में भी क्या होता है, तो हम बोलेंगे पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। इस वजह से ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, है ना, इनसे रिलेटेड क्या कोशिश की जा रही है कि जैसे इनको बॉडी में भी इंट्रोड्यूस करवाएं हम, तो क्या ही केमिकल रिएक्शंस के लिए इनर्ट हैं, तो ये बॉडी में किसी भी सब्सटेंस से कोई रिएक्ट करते नहीं है, ठीक है। अब यदि ये कौन सी चीज करने लगेंगे, ऑक्सीजन को कैरी करने लगेंगे, दे कैन बी सूटेबल हीमोग्लोबिन सब्सटीट्यूट। समझ आ रही बात ये। तो दिस इज अंडर रिसर्च बेसिकली, एनसीईआरटी में स्पेसिफाइड भी ये पॉइंट, तो कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, कि which among the following substances can function as oxygen carrier or it is what can function as hemoglobin substitute। तो it is per fluoro derivatives जो होते हैं वो hemoglobin substitute हो सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक, है ना। तब वी आर डन विद आवर चैप्टर, है ना। अल्काइल हैलाइड चैप्टर अपना खत्म हो गया है, क्योंकि जो अराइल हैलाइड्स वाला पार्ट है ना, वो अपन एरोमेटिक में पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है।